हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम डेली के एक वीडियो अपलोड करेंगे। एक क्लास रहेगी डेली की जिससे कि आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बात करेंगे प्रेजम्पशंस की, यानी कि सेक्शन 4 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो प्रेजम्पशन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में कैसे दी गई है, जो कि मे प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम और आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं। मे, सेल और कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ये 3 तरह की प्रेजम्पशन है जो दी गई हैं सेक्शन 4 में। तो इनको आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, पहले आपको समझना होगा कि फैक्ट क्या होते हैं। फैक्ट को आप ऐसे याद कीजिए कि फैक्ट 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल फैक्ट्स और दूसरे आपके होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। यानी कि फिजिकल फैक्ट्स जो आपके सामने आप देख रहे हो, कुछ भी जो आपको देखा जा रहा है, विच कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस, ऑल दोज आर फिजिकल फैक्ट्स। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे किसी के मन की कोई दशा है, भाई कोई बंदा खुश है, कोई बंदा ना बहुत दुखी है, तो उसके मन की जो दशा है वो भी एक फैक्ट है। किसी के पास कोई अपनी रेपुटेशन है किसी की सोसाइटी में, वो भी एक फैक्ट है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? फैक्ट होते हैं। अब आइए फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को बोला जाता है विवादक तथ्य, यानी कि ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स जो इशू में है। इसको देखिए, सीपीसी और आपका सीआरपीसी। सीपीसी में प्लीडिंग्स के दौरान और सीआरपीसी में आपके जो चार्ज फ्रेम होते हैं, उन पुलिस रिपोर्ट एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, वो चीज़ें हेल्प आउट करती हैं इनको फ्रेम करने के लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर 14 आपने पढ़ा सीपीसी में, क्या इश्यूज को फ्रेम करना, वो आपका बात करता है फैक्ट इन इशू की। वही फैक्ट इन इशू हैं जिनको आपको प्रूव करना है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है फैक्टम प्रोबेंडम। फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोवेंशिया। फैक्टम प्रोबेंडम वो फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है, यानी किसको प्रूव करना है? हमें फैक्ट इन इशू को प्रूव करना है। और रिलीवेंट फैक्ट वो होते हैं जो किसी न किसी तरह से फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हैं, जो इनके एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे फैक्ट्स को हम रिलीवेंट फैक्ट कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होते हैं और रिलीवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। अभी कोर्ट किन चीज़ों को मान लेगा, अवधारणाएं, प्रेजम्पशंस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट प्रेजम्पशंस की बात करता है। प्रेजम्पशंस 2 तरह की होती हैं आपकी। एक होती है आपकी प्रेजम्पशंस ऑफ द फैक्ट और एक होती है आपके प्रेजम्पशन ऑफ लॉ। एक तीसरी भी होती है मिक्स प्रेजम्पशन, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम हम उसे नहीं मानते हैं। हम फॉलो करते हैं प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट को, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ को। देखिए, प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट में क्या है, ये रिबटेबल नेचर की होती हैं। रिबटेबल का मतलब होता है जिसे खंडित किया जा सके। क्या किया जा सके? खंडित किया जा सके, तोड़ा जा सके। जो प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है आपका, ये रिबटेबल भी होता है और इरिबटेबल भी होता है, यानी खंडनीय भी हो सकती है और अखंडनीय भी हो सकती हैं। जो रिबटेबल होते हैं प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट, वो मे प्रज्यूम में आते हैं। मे प्रज्यूम में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपकी जो अपोजिट पार्टी है वो भी प्रोबेटिव एविडेंस दे के आपकी बात को गलत साबित कर सकती है। और जो आपका कोर्ट है, कोर्ट भी आपसे यहाँ पे कह सकता है कि जी ऐसा करो, आप प्रूफ दे दो, अपनी बात का सबूत की मांग सकता है। यानी कि न्यायालय आपकी बात को मे प्रज्यूम अवधारण कर सकेगा। मर्जी है कोर्ट का, यहाँ कोर्ट का आ जाता है डिस्क्रिशन। क्या आ जाता है यहाँ पे? कोर्ट का डिस्क्रिशन आ जाता है। ऑब्लिगेशन नहीं रहती है।
ये सेक्शन 4 में दिया गया है आपके मे प्रिज्यूम। तो मे प्रिज्यूम क्या है? ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, रिबटेबल नेचर का होता है, और सेक्शन 4 में दिया गया है यहाँ पे कोर्ट और पार्टी दोनों ही आपकी बात को खंडित हो सकती हैं यहाँ पे। अभी जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, अगर वो रिबटेबल नेचर का तो उसे हम सेल्फ प्रिज्यूम कहेंगे। सेल्फ प्रिज्यूम देखिए यहाँ क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो पार्टी है वो पार्टी तो उसको गलत साबित कर सकती है, यानी कि आपकी बात को जब तक पार्टी गलत साबित नहीं करती तब तक वो गलत नहीं होगी, लेकिन कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि कोर्ट आपकी बात के लिए प्रूफ नहीं मांगेगा। कोर्ट आपको कह देगा कि जी ठीक है, जो आपने कह दिया ठीक है, हम उसको मान लेते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का आपने सर्टिफाइड कॉपी दिया अंडर सेक्शन 79, मान लीजिए कोई सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी, जब सर्टिफाइड कॉपी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने ही सर्टिफाई की होगी, तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट इस बात को मानेगा कि ये सर्टिफाइड कॉपी सही है, लेकिन पार्टी के पास अभी मौका है कि वो इस बात को गलत साबित करे। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? सेल्फ प्रिज्यूम। अवधारणा करेगा कोर्ट यहाँ पे, यानी कि यहाँ सिर्फ पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन कोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पे ऑब्लिगेशन आ जाती है। ये भी सेक्शन 4 में दिया गया है सेल्फ प्रिज्यूम। अब आ जाता है इर्रिबटेबल, यानी जो अखंडनीय है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है खंडनीय है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्क्लूसिव प्रूफ, यानी कि जो सत्य है, जिसे ना तो पार्टी मना कर सकती है और ना ही कोर्ट मना कर सकता है। अब जैसे हम अगर सेक्शन 112 को ले लें तो कहते हैं कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड 280 डेज के उसमें डिसाइड होती है। तो इन 280 डेज में यहाँ पे ना तो पार्टी मना कर सकती है ना कोर्ट मना कर सकता है। ये अपने आप में कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। सेक्शंस की भी हम डिटेल में बात करेंगे, और ये भी आपका सेक्शन 4 में आता है। तो आपने देखिए यहाँ पे क्या क्या देख लिया कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो मे प्रिज्यूम में आता है, और आपका जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो आपका सेल्फ प्रिज्यूम भी होता है और कॉन्क्लूसिव प्रूफ भी होता है। आई होप आपको ये चीज़ तो अच्छे से क्लियर होगी होगी। अभी इसको देखिए, मैंने अलग से 3 बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे। इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन को हमने 3 तरह से बांट दिया, मे प्रिज्यूम में, सेल्फ प्रिज्यूम में और कॉन्क्लूसिव प्रूफ में। देखिए अभी अगर हम मे प्रिज्यूम की यहाँ बात कर लें तो मे प्रिज्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिख लें सेक्शन नंबर 86 से लेकर के 88 तक, फिर 90 को छोड़ दें, 89 को छोड़ दें, और 90, 90A, 113A, 114, ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ना, ये मे प्रिजम्पशन की बात करते हैं। अब कैसे मे प्रिजम्पशन की बात करते हैं वो भी हम बात करेंगे अलग से, आप एक बार सेक्शंस नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं सेल्फ प्रिज्यूम के ऊपर। तो जो सेल्फ प्रिज्यूम है आपका, ये कैसे बात करता है? ये कहता है कि जो सेक्शन 79 से लेके 85C तक, देखिए सेल्फ प्रिज्यूम पहले दिया गया है और मे प्रिज्यूम बाद में दिया गया है। उसके बाद इस 89 को हमने यहाँ छोड़ा था, वो 89 यहाँ आ जाएगा, 89, 111A, 113B और आपका 114A, ये सारे के सारे जो सेक्शन है ये बात करेंगे सेल्फ प्रिज्यूम की। और एट द लास्ट नॉट द लीस्ट आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसको वाइट कलर क्यों रखा है, सबका बैकग्राउंड कलर चेंज है, इसका चेंज है, इसका चेंज नहीं किया है, क्योंकि कॉन्क्लूसिव प्रूफ अपने आप में एक सत्य होता है, ट्रुथ होती है। तो जी यहाँ पे आपको याद रखना है सेक्शन 41 जो जजमेंट्स के बारे में बात करता है, 112 एंड 113, ये आपका लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है, और ये टेरिटोरियल सीजेशन की बात करता है कि जब भारत आज़ाद हो गया था। अब देखिए मान लीजिए जब इंडिया आज़ाद हो गया तो सारी छोटी छोटी रियासतों को मिला के अब इंडिया में शामिल कर लिया गया। अब कोई कहे कि जी जयपुर के पास तो एक राजा का एरिया है, वो कोई इंडिया का नहीं है, बट यहाँ कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, ना तो पार्टी उसको डिस्प्रूव कर सकती है ना कोर्ट उसको डिस्प्रूव कर सकता है। तो ये क्या अपने आप में कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, समझ गए आप। तो आपने जाना प्रिजम्पशंस के बारे में। देखिए अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम सेक्शंस के हिसाब से। देखिए जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होते हैं आपके, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है
हमने कहा कि क्या है, रिबटेबल नेचर के हैं, यानी कि इनको कोर्ट क्या कर सकता है भाई, खारिज कर सकता है। और जो आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में सेल्फ प्रिज्यूम है उसमें कोर्ट नहीं मना करेगा, कोर्ट के ऊपर वो ऑब्लिगेशन रहेगा। तो पहले हम सेल्फ प्रिज्यूम की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये पहले दिया गया है। सेक्शन 4 बात करता है सेल्फ प्रिज्यूम की। तो सेल्फ प्रिज्यूम में हम देखिए सेक्शन 79 को ले लेते हैं पहले। ये क्या बात करता है कि प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि कोर्ट सेल प्रिज्यूम, यानी कि न्यायालय तो अवधारणा करेगा, क्या करेगा कि टू बी जेन्युइन, ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है, एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी ए सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट विच इज बाय लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल। तो 79 में आपने देखा ये सेल्फ प्रिज्यूम है। अभी आपका देखिए जो सेक्शन 80 है ये भी आपका प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, कि वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट purporting to be a record or memorandum of evidence or of any part of evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence, or to be a statement or confession by prisoner or accused person take in accordance with the law and purporting to be signed by any judge or magistrate। तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करेगा कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, जेन्युइन है, क्योंकि उसके ऊपर भी किसी ने साइन किए हैं। ऐसे ही आपका 81 आ जाता है जो गैजेट्स, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट। भाई अब कोई बेर एक्ट, कोई एक्ट है उसके बारे में कोर्ट तो यही प्रिज्यूम, क्योंकि लॉ की प्रिजम्पशन है। देखिए यहाँ पे तो इन सारे सेक्शंस में आप समझेंगे कि कैसे वो आपका सेल्फ प्रिज्यूम काम करता है। अभी आ जाते हैं हम अपने मे प्रिज्यूम के ऊपर, क्योंकि जब सेक्शंस को आप देख लेंगे ना तो चीज़ें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि इस मे प्रिज्यूम क्या होगा, सेल्फ प्रिज्यूम क्या होगा। हमने कहा कि आप 86 से आइए, 86 सेक्शन से लेकर के अप टू 88 तक कहता है ये प्रिजम्पशन में मे प्रिज्यूम यूज़ होगा। जैसे 86 क्या कहता है कि जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। जब आप सीपीसी पढ़ते हैं तो आपको याद होगा सेक्शन 13 और सेक्शन 14 किसकी बात करते हैं, फॉरेन जजमेंट की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर दिया है यहाँ पे कि द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट purporting टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी जुडिशियल रिकॉर्ड, यानी कि न्यायालय यहाँ पे अवधारणा कर सकेगा या नहीं करेगा, उसका टोटल डिस्क्रिशन होगा। क्या होगा, डिस्क्रिशन होगा। अभी प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स है 86, 87। तो देखिए भैया बुक्स हैं, मैप्स हैं, तो उनके लिए भी क्या है भाई, प्रूफ तो मांगेगा भाई, दिखाओ कि कुछ ओरिजिनलिटी इसकी, तो वहाँ भी कोर्ट क्या है, मे प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कॉन्क्लूसिव प्रूफ के ऊपर। आप इन सारे सेक्शंस को जो मैंने बताया अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको प्रिजम्पशंस में कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए सेक्शन 41 क्या कहता है, ये बात करता है रिलीवेंसी की। रिलीवेंसी किसकी, जजमेंट की, ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट। यहाँ पे 4 तरह के ज्यूरिसडिक्शन बताए गए हैं आपके, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शंस के बेस पे जो रिलेवेंसी होगी उसमें क्या है, कोर्ट उसको कॉन्क्लूसिव प्रूफ के तौर पे मानेगा। सेक्शन 112 आपका यहाँ पे क्या कहता है,
देखिए सेक्शन 112 क्लियर सी बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, यानी कि किसी बच्चे का जब बर्थ हो जाता है ड्यूरिंग मैरिज। अब इसमें केस से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोर्ट, देखिए क्या हुआ कि एक बंदे की शादी हो जाती है, ए ने शादी कर ली बी से। अब वो शादी के एक दिन सुहागरात से अगले दिन ही चला गया कहीं काम पे और 6 महीने के बाद आया। कितने दिन बाद आया? 6 मंथ के बाद आया। जब वो आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो इसने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम एक दिन तो इसके साथ रहे थे। और सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये क्लियरली कहता है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा फैक्ट कि पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज। पहली चीज़ क्या है कि वैलिड मैरिज होनी चाहिए बिटवीन हिज मदर एंड मैन, और 280 डेज का यहाँ पे टाइम दे दिया उसने कि भाई अगर 280 दिन से भी आप अलग रह रहे हो ना, और 280 दिन पहले आप कभी बी गोटन हुए थे, देन ये बच्चा क्या है? लेजिटिमेट होगा। ये अपने आप में एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, इसको जो मना नहीं किया जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी प्रेजम्पशंस क्या होती हैं अंडर सेक्शन 4। अगर आप में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो लगते कैसे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्क हार्ड। जय हिंद, जय भारत।